गुड मॉर्निंग। आज हम लोग को जलवायु स्टार्ट करना था। थोड़ा बहुत डिस्कशन हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था। थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें जलवायु, तो एक प्रकार से भारत में जो जलवायु है आपकी, उसको मानसून भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? मानसून। मानसून मतलब एक प्रकार से जब हमारे यहाँ बारिश होती है तो हम लोग कहते हैं कि मानसून आ गया। मानसून का मतलब क्या है? मौसमी हवाओं में परिवर्तन से है। मतलब जैसे हमारे यहाँ ऋतुएं चेंज होती हैं, हवाओं का रुख बदल जाता है। गर्मी के समय जिस दिशा में हवा चल रही होती है, सर्दी में उसका दिशा बदल जाता है। तो हमारे यहाँ जो मौसमी हवाएं हैं उनका दिशा परिवर्तन होता रहता है। मानसून को हम इस शब्द में समझ सकते हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो एक अरबी भाषा का शब्द है मौसिम। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? मौसिम से और अरबी से। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मानसून शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? अरबी भाषा के मौसिम से। भारत में कुल वर्षा का अधिकांश भाग 91% दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है और इसकी सक्रियता जून से सितंबर रहती है। आप देखेंगे तो हमारे यहाँ जो ज्यादातर बारिश होती है वो जून से सितंबर के बीच ही रहता है। जो वर्षा ऋतु रहती है आपकी, जो वर्षा ऋतु आपकी रहती है वो आपके मध्य जून से, और जुलाई, जुलाई तो पूरा बारिश नहीं जाएगा, तो जून से सितंबर तक आपका रहता है। एक्चुअल में स्टूडेंट, अगर हम लोग मौसम की बात करते हैं ना, तो एक बात और समझना होगा आपको। देखिए, एक है आपकी ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, वर्षा, शरद और शीत ऋतु। ये हमको चार ऋतुएं अपने यहाँ भारत में देखने को मिलती है। अगर ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ये मार्च से आपका कब तक एक्टिव रहता है? जून तक। और वर्षा ऋतु आपकी जून से कब तक रहती है? सितंबर तक। शरद ऋतु आपकी जाती है सितंबर से नवंबर पूरा जाता है, और इवन ये कह लो मध्य दिसंबर। और यहाँ पर जो होता है वो मध्य दिसंबर से पूरा फरवरी। इस तरह से हमारी ऋतुएं बताई गई हैं। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। मार्च से जून, जून से सितंबर, सितंबर से मध्य और मध्य से ये। तो मेनली जो वर्षा काल है वो आपका जून से सितंबर तक वाला बोला जाता है। यही बोला जाता है कि मानसून आ गया है। मानसून से पहले मानसून वाला ये रहता है कि मानसून आया है। अगर इस समय कोई वर्षा होती है तो उसे हम प्री मानसून कहते हैं। मतलब मानसून से पहले वर्षा हो गई है। बरसात वाले में हम मानसून कहते हैं, और इससे पहले अगर हुई है ग्रीष्म ऋतु के दौरान, उस समय मार्च के जून से पहले, मतलब मई के आसपास हो गया, तो हम उसे प्री मानसून कहा करते हैं। तो इस तरह से दो शब्द जो आपके रहते हैं वो क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा, शरद और शीत ऋतु क्रम से है। यही क्रम पूरा चलता रहता है। तो चार ऋतुएं जो हमारे यहाँ बताई जाती हैं वो यही चार ऋतु हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ केरल से होता है। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है, ठीक है ना। ये उपोष्ण मानसूनी लिखा है, लेकिन यहाँ पे करेक्ट वर्ड होगा उष्ण कटिबंधीय। क्योंकि पूरे भारत में उपोष्ण नहीं पड़ता। उपोष्ण पड़ता है ऊपर वाला इलाका जो हिमाचल हिमाचल है, हिमाचल प्रदेश है, लद्दाख है, और ऊपर के जितने इलाके हैं उस तरफ आता है उपोष्ण। बाकी उसके नीचे जितना पंजाब के नीचे का पोर्शन है पूरा, उसके नीचे से अगर आप नीचे आ जाइए, एमपी और महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और ये सब, तो वो सब उष्णकटिबंधीय होता है।
तो मेजर पार्ट उष्णकटिबंधीय का है। ये गलत नहीं है उपोष्ण, क्योंकि ऊपर का जो पार्ट है वो उपोष्ण में होता है, लेकिन परसेंटेज ज्यादा हमारा उष्णकटिबंधीय का है। इसलिए अगर कभी ऑप्शन में आए तो आप टिक उष्णकटिबंधीय को कर दीजिए। अगर नहीं है उष्णकटिबंधीय तो आप उपोष्ण को टिक कर सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मेजर पोर्शन हमारा उष्णकटिबंधीय में पड़ता है। तो ये मेन पॉइंट हमने आपको 2-3 पॉइंट बताए। देखिए, याद रखने वाला पॉइंट क्या बताया हमने। सबसे पहला, मानसून शब्द की उत्पत्ति आपको याद रखना है, मौसम से हुई है। दूसरा, ये अरबी भाषा का है। तीसरा पॉइंट, सबसे ज्यादा बारिश हमारी किस मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम। और दक्षिण पश्चिम मानसून एंटर कहाँ से करता है, केरल से एंटर करता है। तो केरल राज्य में हमारा सबसे पहले आता है वही तिरुवनंतपुरम, और फिर आगे चल करके चेन्नई के थ्रू होते हुए आगे निकल जाता है। तो केरल राज्य से वो एंटर करता है दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है ना। कैसा है हमारा, उष्णकटिबंधीय है। अब वर्षा ऋतु मेनली जो मानसून वाला समय है वो कौन सा है हमारा, तो वो हमारा जून से लेकर के सितंबर तक का जो समय है वो ज्यादातर हमारा मानसून वाला। मानसून क्यों आता है, मानसून इसलिए आता है क्योंकि जो हमारा जमीन है स्थल, और जो हमारा जल है समुद्र, इनके ताप अलग अलग होते हैं, टेम्परेचर बढ़ जाता है। और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से यहाँ पर दाब कम हो जाता है। भाई दोनों इन्वर्सली होते हैं। अगर ताप बढ़ेगा तो हवाएं हल्की होंगी, हवाएं हल्की होकर के ऊपर उठेंगी, जिससे प्रेशर कम हो जाएगा वहां का। उस प्रेशर को भरने के लिए वहां पे उस जगह पे दूसरी हवाएं आएंगी। मानसून इस वजह से आता है। तो जो हमारे देश में जमीन है, स्थल भाग है जो पूरा, और जो हमारा समुद्र का इलाका है इधर पे, इन सब में टेम्परेचर बढ़ जाता है गर्मी के समय, वही मई जून के आसपास। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने से हवाएं क्या होंगी, हल्की होकर ऊपर उठेंगी, और वहां पर दाब कम हो जाता है। इस जगह को भरने के लिए दक्षिण पश्चिम मानसून आपका आता है, ये रीजन है इसका, ठीक है ना। और ये ज्यादातर ग्रीष्म ऋतु के बाद ही देखने को मिलेगा, क्योंकि टेम्परेचर कब ज्यादा होता है, गर्मी के मौसम में। इसलिए आप ध्यान देंगे कि ज्यादातर बारिश गर्मी के मौसम के बाद होती है। जैसे जून है, अब यहीं से बारिश शुरू हो चुकी है, जुलाई में झमाझम बारिश होगी, ठीक है, अगस्त में भी जाएगा वो। तो इस तरह से चलता है। यही रीजन है कि गर्मी के बाद क्यों बढ़िया बारिश होती है, क्योंकि गर्मी में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है और हवाएं ऊपर उठ जाती हैं, जिसकी वजह से दाब कम हो जाता है पूरे क्षेत्र का। उस स्थान को भरने के लिए भारी हवाएं जो भूमध्य सागर सॉरी विश्वत भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा की तरफ से हवाएं हमारी केरल की तरफ से एंटर करती हैं, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। ये रीजन है, बाकी लिखा हुआ है उसे पढ़ लीजिएगा, हमने समझा दिया क्या है, ठीक है। बाकी ये सब वही डिटेल लिखा हुआ है कैसे होता है। इस क्षेत्र में वायु ऊपर की ओर उठती है, जो बताया हमने, वायु ऊपर जाती है, इसके उत्तर की ओर खिसकने से दक्षिण पूर्वी व्यापारिक कोण 40 से 60 डिग्री भूमध्य रेखा पार करती हैं, और दिशा परिवर्तन के बाद ये दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारत में प्रवेश करती हैं। वही जो हमने समझाया आपको, अभी अभी हमने वही चीज समझाई कि ये अगर हमारा भारत है, इसके नीचे आपका ये इधर भूमध्य रेखा है, यहाँ नीचे आपका कौन है, भूमध्य रेखा है, नीचे ये इधर भूमध्य रेखा है। गर्मी में क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा, ठीक है। जबकि नीचे वाले भाग में क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है और दाब ज्यादा होता है। तो इन सबको भरने के लिए यहाँ की जो पवने हैं वो यहाँ पहुंचने लगती है भूमध्य रेखा से। तो आपको बताया था कि एक यहाँ से एंटर कर जाती है, ठीक है, एक आगे से एंटर करती है, और एक ऊपर से एंटर करती है। तो सबसे पहले केरल से एंटर करती है, जो 1 जून के आसपास एंटर करती है। ये 5 से 10 जून के आसपास एंटर करती है, और ऊपर वाली 15 जून के आसपास एंटर करती है। वैसे एक शाखा इधर भी निकल जाती है, यहाँ से आकर बंगाल की खाड़ी की तरफ भी जाती है, बंगाल की खाड़ी, और इधर होता है अरब सागर। तो जब हम ये कहते हैं कि जो हवाएं हमारी भूमध्य रेखा से आती हैं वो कितनी शाखाओं में बढ़ती हैं, वो 2 शाखाओं में बढ़ती हैं। पहली पहली वो शाखा जो चली जाती है बंगाल की तरफ, इधर जाती है। दूसरी कौन सी शाखा, जो चली जाती है अरब सागर की ओर। तो 2 शाखाओं में बढ़ती हैं ये, जो भूमध्य रेखा से भारी हवाएं आ रही होती है। और क्योंकि वो समुद्र को पार करके आ रही होती हैं, तो उनके साथ बादल होते हैं, पानी के वाष्प होता है, जिसकी वजह से वो बारिश होती है। यहाँ पर जब ये पहुंचती हैं तब ये अलग होती हैं, यहाँ से फिर कई शाखाओं में बढ़ती हैं ये। अरब सागर वाली 3 शाखाओं में बढ़ जाती है। अरब सागर वाली शाखा एक चली जाती है केरल की तरफ, एक चली जाती है मुंबई महाराष्ट्र की तरफ, और एक चली जाती है आपकी गुजरात से होते हुए राजस्थान को पार करते हुए।
और जो बंगाल की खाड़ी की तरफ गई है वो पूरब की तरफ जाएगी, मेघालय वगैरह, असम, मेघालय और मणिपुर, त्रिपुरा, ये इधर निकल जाती है। और म्यांमार की तरफ एक पहाड़ी पड़ती है, अराकान की पहाड़ी, ये वहां जाके टकरा जाती है और ढेर सारी बारिश करती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून क्यों बोले, क्योंकि ये केरल से एंटर कर रहा है और केरल पड़ेगा आपका दक्षिण पश्चिम, इसलिए इसको दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से एंटर करते समय ये यहाँ से आती है, तो दो शाखाओं में बढ़ती है, ध्यान रखिएगा। जब भी भूमध्य रेखा को पार करके हमारी व्यापारिक पवनें आती हैं, वो दो शाखाओं में बढ़ती है, एक अरब सागर की तरफ जाती है, एक बंगाल की खाड़ी की तरफ। अरब सागर से आने वाली जो शाखा है केरल से एंटर करती है, फिर उसके बाद एक दूसरी शाखा कुछ समय बाद आपकी मुंबई से एंटर कर जाती है, और एक एंटर करती है आपकी गुजरात वाले जैसे। तो सबसे पहले कहाँ से एंटर करती है, केरल से करती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी वाला हम बाद में समझाएंगे। तो ये पूरा पॉइंट वही है, ठीक है ना, वही चीज जो हम समझा रहे हैं आपको, पढ़ लीजिएगा उसे। ठीक है, अब देखिए, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा मेघालय में जगह पड़ती है, मासिनराम, जहां पर पहाड़ी है गारो खासी जयंतिया की, गारो खासी जयंतिया, ये तीन पहाड़ियां जो पड़ती हैं आपकी, ये मेघालय में पड़ती हैं, मेघालय में। और वहीं पर ये जगह है मासिनराम। अगर फिर भी क्वेश्चन पूछ ले कि इन तीनों में कहां पर, तो मासिनराम खासी में पड़ती है, खासी पहाड़ी। बड़ा ध्यान रखिएगा, तीनों ऑप्शन में आते हैं। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम है, पहले चेरापूंजी था लेकिन अब मासिनराम है। ठीक है, यूपी में सर कौन सी आती है, यूपी में थोड़ा बहुत दक्षिण पश्चिम मानसून का ही अरब वाला भी आता है, लेकिन मेजर पार्ट जो आता है वो आपका बंगाल की खाड़ी वाला आता है यूपी में जो आता है, क्योंकि वो पश्चिम बंगाल से एंटर करती है। तो वो पार करते हुए झारखंड, बिहार, ये सब पार करते हुए हमारे यूपी के ऊपर से निकलती है। ठीक है, तो हमने कहा मासिन राम जो है वो, उसके बारे में हमने आपको समझा दिया कि मासिन राम जो है वो क्या है आपका। ठीक है ना, समझिए सब लोग। तो खासी, अच्छा ये होता क्यों है, क्योंकि पहाड़ी कुछ ऐसे है, कीप नुमा आकृति है, ऐसे है। तो ये वाली जो पहाड़ी पड़ती है खासी पड़ती है, ये जो पड़ती है वो गारो पड़ती है, ये जो पड़ती है वो जयंतिया पड़ती है। अब व्यापारिक पवन जो आती है यहाँ से वो ऐसे एंटर करती है। अब अगर वो एंटर भी करती है तो ये पैरेलल पड़ जाती है इसके, तो ये सीधा यहीं टकरा जाती है जाकर। अगर मान लो कोई दूसरी टकराती भी है, मान लो ये वाली पवन, ये पवन अगर जयंतिया से टकराती भी है तो वो फिर वापस आती है इधर ही, खासी की तरफ। अगर इधर की कोई पवन टकराती है तो वो भी यहीं पहुंचती है। तो ये खासी वाली जो पहाड़ी है जो ऊपर एकदम पड़ती है, यहीं से टकराकर सब बारिश करा देती है। इसीलिए खासी वाली पहाड़ी का स्थान जो मासिन राम है बहुत ज्यादा है। चेरापूंजी यहीं पर है, लेकिन चेरापूंजी थोड़ा सा 12 किलोमीटर दूर है वहीं खासी पहाड़ी में ही है, मेघालय में। लेकिन मासिन राम से थोड़ा सा 10-12 किलोमीटर दूर है वो। तो पहले मासिन राम था, अब सॉरी, पहले चेरापूंजी था, अब मासिन राम। तो ये ध्यान रखना आपका। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है भारत में, लेह में होती है, लद्दाख। लेह 7 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। अच्छा, मासिन राम में बहुत ज्यादा वर्षा होती है, मासिन राम में 1141 सेंटीमीटर के आसपास होती है। एक एवरेज देखें तो 1141 सेंटीमीटर के आसपास मासिन राम में वर्षा हो जाती है, जबकि लेह में कितना होती है, केवल 7 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। लेह में 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है लेह में, जबकि सबसे ज्यादा होती है मासिना। अब बात ये आती है कि सर ये सेंटीमीटर मिलीमीटर क्या है। आपको पता होगा कि वर्षा की मात्रा किस डिवाइस से मेजर की जाती है, रेन गॉस। किससे मेजर होती है, रेन गॉस से होती है। सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, सो गए हो सब, टाइप अप नहीं करना है।
वर्षा की मात्रा किससे मेजर होती है? एकदम गधे हैं सबके सब, न कोई जवाब देते हैं न टाइप करते हैं। डिवाइस पूछे रेन गॉज, अगर मात्रक बोले तो सेंटीमीटर या मिलीमीटर दोनों होती है, सेंटीमीटर मिलीमीटर। वैसे एक्चुअल जो रेन गॉज में मेजर होता है वो मिलीमीटर में होता है, फिर उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो दो तीन पॉइंट आपको समझ में आ गया, पॉइंट क्लियर हुआ। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम में, सबसे कम होती है लेह में। ओके, भारत में सबसे अधिक वर्षा किन स्थानों पर होती है? किन स्थानों पे सबसे ज्यादा होती है? पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और मेघालय। पश्चिमी घाट क्यों? देखो, जहां पर पर्वत ज्यादा होंगे, पहाड़ियां ज्यादा होंगी ऊंची, वहां पर हो जाएगा। तो पश्चिमी घाट आपको बताया था, सह्याद्री, केरल से लेकर के जो ऊपर महाराष्ट्र तक जाता है पूरा पश्चिमी घाट। जैसे ही केरल सेंटर करती है, मुंबई सेंटर करती है, सब उसी से टकरा जाती हैं, वहीं बारिश करा देती हैं। तो पश्चिमी घाट, और जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से ऊपर निकल गई होती है, वो जाकर के उधर मेघालय में जो पहाड़ियां पड़ती है वहां करा देती है। तो सबसे ज्यादा बारिश वाले स्थान ये मेन है हमारे पास, मेघालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, ये सब होती है। एक होती है आम्र वर्षा। आम्र वर्षा समझते हो? गांव में आपने सुना होगा, जब आम का पौधा होता है और उसमें फूल लगते हैं, जब फूल लगते हैं उसके बाद आम आता है, टिकोरा जिसे बोलते हैं गांव में लोग, छोटा छोटा निकल के आता है बाद में, पहले फूल आता है। तो वो फूल जो होता है, अगर बारिश नहीं हुई तो उसमें कीड़े लग जाएंगे, वो खराब हो जाएगा। लेकिन जैसे एक बारिश हो गई तो कहा जाता है कि अब आम बढ़िया होगा। वो बारिश बहुत जरूरी होती है, उसी को आम्र वर्षा कहते हैं। ये आम्र वर्षा पहले हो जाती है, जून में नहीं होती, ये अप्रैल अप्रैल के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। तो अप्रैल अप्रैल के आसपास ये हल्की फुहारा, और कहो पहले ही शुरू हो जाए, तो हल्की फुहार होती है, जिससे उसके फूल गिरे भी ना आम वाले, है ना, और उसके बाद वो फल लगे उसमें, और नुकसान भी ना पहुंचे, कीड़े भी ना लगे। तो आम्र वर्षा एक प्री मानसून वर्षा है। हमने आपको क्या बोला? मानसून होता है जो वर्षा ऋतु है, जून से सितंबर। अगर जून से पहले की कोई वर्षा होती है, अप्रैल में होती है, मई में होती है, तो इसे प्री मानसून कहते हैं, पहले हो गई है प्री मानसून, क्योंकि वो गर्मी का मौसम चल रहा है। तो प्री मानसून ही वर्षा ही आम्र वर्षा, आम्र वर्षा को हम प्री मानसून वर्षा कहते हैं। क्लियर है? आम्र वर्षा क्लियर हुआ? गांव से जो रिलेटेड होंगे सबको पता होगा, बारिश होना बहुत जरूरी होता है, हल्का फुहार वाला, नहीं तो आम की फसल बढ़िया नहीं होगी। आम की फसल का मतलब आम का पौधा जो होता है, ठीक है ना, उसी को कहा जाता है। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स हमने आपको बताए जो टू द पॉइंट, सीधा, जो आपके लिए याद रखने हैं पॉइंट्स। ठीक है, अगर पूछा जाएगा, देखो चेरापूंजी कहाँ पर है? खासी पहाड़ की, बताया था पहले ये था, लेकिन अब मासिन राम है। ठीक है ना। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा वर्षा कैसे होती है? तो ध्यान रखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से नहीं होती, उल्टा कोई मानसून। हम अभी समझाते हैं ये क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार 3 से 4 साल पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर पूर्व मानसून जब भारत में आता है, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम नहीं, उत्तर पूर्व जब मानसून आता है तो भारत के किस भाग में सबसे ज्यादा वर्षा कराता है? सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन जलवायु का यही है, क्योंकि ये रिवर्स चलता है। बाकी सब जगह में दक्षिण पश्चिम मानसून लेके जाता है, लेकिन ये उत्तर पूर्व से आता है, इसलिए सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है। उत्तर पूर्व मानसून से जब कोई मानसून आता है तो वो सबसे ज्यादा बारिश बारिश किस स्थान पे करा देता है? आंसर है तमिलनाडु। हम समझाते हैं ये कैसे होगा, ठीक है, अभी समझ लेंगे हम लोग। तो ये पॉइंट समझ में आया सबको? चलिए, ये छोटी छोटी बातें आपको क्लियर हुई। अब हम आपको समझाते हैं कि कैसे क्या होता है। देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। हमने आपको बताया, यहाँ पर भूमध्य सागर है, सॉरी भूमध्य सागर करें, विषुवत रेखा, इक्वेटर, इक्वेटर है। ठीक है, हम सबसे पहले बात करेंगे गर्मी की। हम किस ऋतु की बात कर रहे हैं? गर्मी की। गर्मी की बात कर रहे हैं, मार्च से जून, भीषण जून जो आपका गर्मी पड़ने लगता है, इसीलिए बारिश हुई थी, अभी देखे थे आप लोग, प्रयागराज में बारिश हुई थी बीच में। ठीक है, तो यहां से भूमध्य रेखा है। गर्मी के दिन में, गर्मी के दिन में
पश्चिमोत्तर भारत में टेम्परेचर बढ़ जाता है, दाब कम हो जाता है, हवाएं हल्की होकर ऊपर उठ जाती हैं। और मेन रीजन कौन सा? मेन रीजन ये रहा पूरा, उत्तर पश्चिम भारत मतलब ये। तो ये जो उत्तर पश्चिम भारत है आपका, इधर वाला पूरा रेगिस्तान वाला इलाका आप समझ लीजिए, मेन जहाँ पे भयंकर रेगिस्तान, जो थार का रेगिस्तान पड़ता है, भीषण गर्मी। तो यहाँ का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है इस तरफ कि वहां पर ऊपर हो जाती है, तो दाब कम हो जाता है। ठीक है, अब होगा क्या? सूर्य कर्क रेखा पे होता है इस समय गर्मी में, सूर्य कर्क रेखा पर। ठीक है, अब सूर्य कर्क रेखा पर होता है तो इसका मतलब वो सूर्य इधर कहीं होता है आपका, मतलब लंबवत पड़ रहा होता है, इसलिए भारत में बहुत ज्यादा भीषण गर्मी देखने को मिलेगी आपको। दूसरा पॉइंट, अगर सूर्य कर्क रेखा पे चला गया है तो भूमध्य रेखा के नीचे इधर पूरा टेम्परेचर क्या हो चुका है? नीचे हो चुका है, क्योंकि अब सूर्य ऊपर जा चुका है। तो यहाँ टेम्परेचर कम हो जाता है, दाब ज्यादा हो जाता है, हवाएं ठंडी हो जाती हैं। और जो हवाएं ठंडी होती हैं ये भारी होती हैं। अब क्योंकि आपका अगर सीधा सा पोर्शन समझे, अब अगर यहाँ पर हवाएं भारी हैं, यहाँ पर हवाएं कम हैं, हल्की हैं, तो स्थान तो लेंगी ना। तो जैसे ही स्थान लेंगी तो यहाँ से पूरी हवाएं इधर चलने लग जाती हैं उसके स्थान लेने के लिए, इन जगहों पर। समझ गए? तो क्यों हमेशा रुख इधर होता है, ज्यादा से कम की तरफ? तो गर्मी के मौसम में जब दाब इधर कम हो जाता है, इस तरफ ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ से हवाएं हमारे भारत की तरफ एंटर करती हैं। कैसे एंटर करती हैं अब समझते हैं। तो वो एंटर करती हैं यहाँ से, इधर से एंटर करती हैं आपकी, इसको पार करते हुए। और नीचे आप जानते हैं कि हिंद महासागर है, तो इनको हिंद महासागर को पार करके आना होता है। इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इन सारी हवाओं को इनको पार करके आना होता है, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ भी ज्यादा हो चुका होता है, यहाँ भी टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो जलवाष्प बनती है, जलवाष्प बनती है। तो हवा में जलवाष्प हो जाती है, क्योंकि पानी गर्म होकर के ऊपर उठ रहा होता है। तो जब ये हवाएं चलती हैं तो यहाँ से हवाएं चल के दो भागों में बढ़ जाती हैं। यहाँ पहुंचते ही एक निकल जाती है इधर, एक इधर निकल जाती है शाखा इसकी, ठीक है, और एक शाखा इसकी निकल जाती है इधर। तो जब ये भूमध्य रेखा से आती हैं तो ये दो शाखाओं में बढ़ती हैं, एक बंगाल की खाड़ी की तरफ निकलती है और एक जाती है अरब सागर की तरफ। और क्योंकि ये सागर को पार करके आ रही होती है तो बढ़िया नमी होती है इनके अंदर, जलवाष्प होता है, यानी कि वाष्प जो एयर में आया हुआ है, अब ये बहुत फोर्स के साथ आती है हवाएं। तो जितना बादल जो भी पानी वाला पड़ता है सबको ढकेलते हुए आगे ले जाती है। चलो तुम भी चलो, यहाँ कहाँ रुके हो, हम चल रहे हैं, तुम भी साथ में चलो। तो इसलिए वो सब उसके ऊपर से आके आती है, तो ठंडी हवाएं आपकी आने लगती हैं इधर। पहले बात करते हैं अरब सागर से आने वाली शाखा है। अरब सागर की शाखा जैसे इधर पहुंचती है तो इसके बाद ये बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है? एक शाखा इसकी आती है केरल में, जो इधर से होकर आगे निकलती है। दूसरी शाखा इधर से आके आपकी ऊपर से निकल जाती है अंदर, जो अरब सागर की बात कर रहा है इधर। और तीसरी शाखा जो इसकी निकलती है वो आपकी आ जाती है ऊपर की तरफ। ठीक है, ऐसे ये अरब सागर वाली। ये वाला जो होता है वो जनरली 1 जून के आसपास होता है, ये जो होता है वो 5 से 10 जून के आसपास होता है, और ये जो होता है वो 15 जून के आसपास होता है। ठीक है, पहले हम एक समझा लें फिर दूसरा समझाते हैं। इस जगह पर पड़ती हैं बहुत सारी पहाड़ियां, इधर इसे बोलते हैं पश्चिमी घाट। तो क्योंकि यहाँ पहाड़ियां हैं बहुत सारी, इस वजह से जैसे ही बादल यहाँ आते हैं वो टकरा कर यहाँ भारी वर्षा करते हैं। तो इस एरिया में भारी वर्षा हो जाती है, वही हमने बोला था पश्चिमी घाट में अच्छी खासी वर्षा होती है। ठीक है, फिर यहाँ से निकलता है। यहाँ वाला देखो, ये जब जाता है आगे तो ये अरावली पड़ती है, इधर इधर अरावली की पहाड़ियां पड़ती हैं, अरावली पर्वत श्रेणी पड़ती है।
लेकिन अरावली पर्वत श्रेणी को ये पैरेलल समानांतर चली जाती है, ये अरावली के समानांतर चली जाती है, सीधे निकल जाती है, सीधे, ये ज्यादा इधर उधर नहीं करती और इधर से निकलते हुए पंजाब तक पहुंच जाती है, ये यहाँ पहुंच जाती है पंजाब वाले इलाके में। तो यहाँ से ये यहाँ पहुंच जाती है और यहाँ पर क्योंकि अब हिमालय शुरू हो जाता है, पंजाब के ऊपर से आपका देखिए तो शिवालिक श्रेणियां शुरू हो जाती हैं। जैसे शिवालिक श्रेणी होती है तो ये टकरा के यही बारिश करा देती है। तो अब क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा आपके हिमालय वाले पर्वत श्रेणियां देखने को मिलती हैं इस तरफ। तो अब अगर हिमालय पर्वत श्रेणियां देखेंगे तो ये तो बारिश यहीं करा देगी, यहीं टकरा के हो जाएगी, तो इधर ऊपर तो जा ही नहीं पाएगी, ऊपर कहाँ जा पाएगी। इसीलिए लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है, क्योंकि वो इतनी घनी पहाड़ियां हैं भाई, पहले शिवालिक पार करेगी, फिर लघु हिमालय पार करेगी, फिर बृहत हिमालय पार करेगी, तब जाके जाएगी वो लद्दाख के उसमें। उसमें भी पहले जास्कर पड़ जाएगा, फिर लद्दाख पड़ जाएगा। बारिश कराए कैसे वो भाई, कितनी बड़ी टंकी लेके गया है, 1,000 लीटर की लेके गया है कि 2,000 लीटर लेके गया है, 5,000, अरे कितनी भी बड़ी टंकी लेके गया होगा हवा भाई, वो इतनी ज्यादा वो हिमालय के श्रृंखलाएं हैं तो लद्दाख तक पहुंचने ही नहीं देती, वो सब झमाझम बस टका। अभी तुम बहुत तेजी से स्पीड में जा रहे हो, 90 की स्पीड भाग रहे हो, अचानक से एक तो दीवार खड़ा कर दे लो भड़बड़ा के एकदम, या तो दीवार तोड़ दोगे या तो खुद गिर जाओगे। यही होता है, हवाएं बहुत तेजी से आ रही होती है, उनको पता नहीं आगे क्या है, और जैसे वो तेजी से स्पीड में आ रही होती है पता चला एक तो पहाड़ी पड़ी है, तो सब वहीं जाके टकरा जाते हैं, कहते चलो यही बारिश कर दे, वो वहीं हो जाता है। इसलिए लद्दाख बचा रह जाता है, सारी बारिश इधर ही पंजाब वाले एरिया में हो जाती है, इधर आसपास के एरिया में। तो अरब शाखा क्लियर हुआ। आते हैं आपका हिंद महासागर की शाखा। हिंद महासागर जब एंटर करता है यहाँ पे तो इधर अराकान की पहाड़ी पड़ती है, इस साइड पड़ती है अराकान, म्यांमार वाले रीजन में अराकान पड़ता है, क्लियर है। ये जैसे ही ये यहाँ पहुंचती है तो ये टकरा जाती है अराकान से, जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से आ रही होती है वो अराकान से टकरा जाती है, टकराते ही ये फिर मुड़ जाती है, कुछ बारिश यहाँ कराती है, यहाँ अराकान वाले एरिया में करा देती है, और फिर कुछ पौने जो होती हैं वो लौटती हैं, यहीं से कई सारी पौने सीधे भी जाती हैं, ऐसा नहीं है कि सब अराकान में ही जाती हैं, सीधे भी जाती है, जो डायरेक्ट पहुंच जाती है मेघालय पे, जो सीधे पहुंच जाती हैं आपकी मेघालय वाले पोर्शन में यहाँ। तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो उठकर जा रही होती है वो इधर भी पहुंच जाती है और यहाँ बारिश कराती है फिर भयंकर, वही मासिनाबल जगह। और जो ये वाली आ रही होती है जो अराकान से टकरा करके इधर मुड़ी हुई है, अब देखो पश्चिम बंगाल से एंटर करेगी, पश्चिम बंगाल से एंटर करके झारखंड बिहार ये सब होते हुए ये आपका इधर यूपी होते हुए और फिर वहीं पहुंचेगी ये कहाँ, पंजाब। तो चाहे वो इधर से होकर आ रही हो और चाहे इधर से होकर आ रही हो, दोनों मिल के वर्षा पंजाब में कराते हैं, तो अच्छी खासी वर्षा देखने को मिलती है हमें। ये वाली भी बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा पाती क्योंकि पर्वत श्रेणियां पड़ती हैं, इसी के पैरेलल में शिवालिक चल रही होती है, तो शिवालिक इसी के पैरेलल में नीचे चल रही होती है, तो ये भी ऊपर नहीं करा पाती, इसलिए ऊपर का जो हिमालय क्षेत्र है वो शुष्क रह जाता है, मतलब वहां पर आपको ज्यादा बारिश देखने को नहीं मिलेगी। हेलो, मेघालय में किस मानसून से ज्यादा वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्व मानसून, दक्षिण पूर्व मानसून, बताइए जल्दी। मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, साउथ वेस्ट, क्योंकि ये दोनों शाखाएं साउथ वेस्ट की ही हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये दोनों साउथ वेस्ट की ही हैं। अभी उत्तर पूर्व तो हमने बताया ही नहीं आपको, ये सब साउथ वेस्ट की हैं, ये सब कैसी हैं आपकी, साउथ वेस्ट की हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो दो शाखाओं में बटा है ये, एक इधर आ रही थी, ठीक है, फिर यही आपकी कहाँ चली गई, ऊपर चली गई, और एक कहाँ चली गई, इधर चली गई। ये जो ऊपर वाली है वो आपकी जाएगी इधर,
और यहाँ से जाते जाते ये इधर पहुंचेगी। ठीक है, इधर वाली जो आएगी आपकी, जो यहाँ से एंटर की है, और एक चली जाती है इधर, और लौटती है इधर से। और यहाँ से होते हुए यहीं पहुंचती है, दोनों टकरा जाती हैं। और इसे हम बोलेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून, अरब शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। देखिए, अब अगर क्वेश्चन आए स्टूडेंट्स, सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ एंटर करता है, तो आपका आंसर है केरल, ठीक है। लेकिन अगर उसने पूछ लिया यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, ध्यान रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश, ये देखो ये 1 जून को आती है, यहाँ पे आती है 1 जून को, लेकिन यहाँ से इधर एक निकल जाती है अंडमान में। ये पता है कब पहुंच जाती है? 25 मई को पहुंच जाती है। यानी अगर अंडमान ऑप्शन में है, अगर उन्होंने ये पूछा है, राज्य नहीं पूछा है, नॉर्मल पूछा उन्होंने सब दे करके, यूनियन टेरिटरी है सब कुछ, तो आंसर अंडमान है। अंडमान में 25 मई को ही पहुंच जाती है, जबकि केरल में हमारी 1 जून के आसपास पहुंचती है। तो जनरली वो क्या करते हैं कि वो यूनियन टेरिटरी नहीं देते सब, वो राज्य देते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना इस चीज का बहुत क्लियरली, कि अगर पूछा जाता है और उसमें ऑप्शन है अंडमान, अंडमान में 25 मई को ही पहुंच जाती है मानसून, क्योंकि यहाँ से एक शाखा आ रही होती है तो वो पहले यहीं पहुंच जाती है। लेकिन क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में अंडमान नहीं होता, इसलिए स्टूडेंट रट भी लेते हैं केरल। अब मान लो किसी दिन धोखा कर दिया पेपर ने, केरल ने क्या आपको ये भी दे दिया अंडमान, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, लेकिन शब्द जरूर पढ़ लेना, वहाँ पे राज्य लिखा है या यूटी लिखा है, बहुत अंतर है इन चीजों में। छोटे छोटे शब्द हैं जो आपके क्वेश्चन को गलत करा देंगे। ठीक है, तो राज्य अगर पूछा जाता है तो केरल है, लेकिन अगर यूनियन टेरिटरी आ गया तो फिर आप कभी भी उसको नहीं कर सकते। ठीक है, इसे बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। अब लौटते हुए मानसून की बात करते हैं। ठीक है? बारिश हो गई, अच्छी खासी बारिश हो गई। ओके, देखो अभी 20 के बाद हुई थी, क्योंकि टाइम लगता है ना। अभी देखो हमारे यूपी में बारिश अभी कब कब के आसपास हुई है? 20 के बाद हुई है, 20-21 के आसपास हुई है बारिश, 20 को लगभग 19-20 के आसपास। तो टाइम लगा ना लगा, यहाँ 1 जून को आया था, यहाँ 5 से 10 जून तक पहुंची थी, यहाँ 15 के आसपास पहुंची थी। इधर से ही होते होते जब ये यहाँ पहुंचा है तो लगभग हमें 20 जून के आसपास का समय लग गया उस मानसून को आते आते। ठीक है, तो हमने बात की स्टूडेंट दक्षिण पश्चिम मानसून की। अब हम बात करेंगे उत्तर पूर्व मानसून। अब आते हैं उत्तर पूर्व मानसून, ये क्या है? आप सीधा सा पॉइंट समझिए, उत्तर पूर्व मानसून का मतलब क्या हो गया? अगर ये हमारा देश भारत है और इस भारत को हम बांटते हैं, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये रहा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, यही है उत्तर पूर्व मानसून। इधर से आएगी, अभी वो नीचे से जा रही थी दक्षिण पश्चिम, अब आएगी ऊपर से, इसे कहते हैं मानसून का लौटना। तो उत्तर पूर्व मानसून क्या है? मानसून का प्रत्यावर्तन है। अब ये लौट रही है पवन जो गई थी, कब देखने को मिलेगा ये? 15 सितंबर से लौटना शुरू कर देती है। सितंबर में लौटना शुरू कर देती है। आप देखिए,
दक्षिण पश्चिम मानसून ने भयंकर वर्षा कराई पूरा जून से लेकर के सितंबर तक, लेकिन अब टंकी खाली हो चुकी है, वापस जा रही है पवन। हो गया भाई, जा रहे हैं फिर, आएंगे अब अगले साल। ठीक है, तो अब वो पवन लौट रही होती है। सर मेरे गांव में बारिश नहीं हो रही है, पता नहीं मानसून किधर चली गई है, तमिलनाडु में किधर चली गई। तो तुम्हारे गांव में एक तो पर्वत खड़ा कर लो, कह दो कि एक बहुत ऊंचा पर्वत करीब 5,000 मीटर का पर्वत निकल आए। जैसे ही गांव में 5,000 मीटर का पर्वत निकल आएगा, बारिश कहीं ना जाएगी, रुक के वही गांव में झमाझम बारिश करेगी। अगली बार कहोगे कि सर इतनी बारिश काहे हो रही है। तो कोशिश करो एक तो पर्वत खड़ा करा लो पूरे गांव के चारों तरफ, आसपास की मानसून सब वहीं आ जाए। ठीक है, तो गांव डूब जाएगा। अब भाई बारिश भी चाहिए है तुम्हें, और वो भी गांव में डूबेगा, तो दोनों कहाँ से होगा। अब तो ये पॉइंट हुआ, अब समझिएगा जरा ध्यान से, यही है मानसून का लौटना। अब उत्तर पूर्व मानसून जब चलता है, ठीक है, जो यहां से निकल जाएंगी, क्या वो बारिश कराएंगी? क्या वो पौने बारिश करा पाएंगी? भाई बारिश कब होती है? जब उनके साथ पानी हो। यहां से बारिश क्यों हो पा रही थी? सब समुद्र से आ रही थी, चारों तरफ समुद्र था, और जब चली थी तो सब पानी लेके चली थी, पानी के बादल जलवाष्प थे। ऊपर से कहां पानी लेके आएंगी? पहाड़ से? पहाड़ से पानी लेके आएंगी? नहीं ना। तो उत्तर पूर्व मानसून ज्यादा बारिश नहीं करा पाता, इसीलिए देखिएगा सितंबर से 15 सितंबर के बाद अक्टूबर के आसपास आपको हमारे क्षेत्र में बारिश नहीं देखने को मिलेगी, छिटपुट बारिश होगी कहीं कहीं। मूसलाधार बारिश केवल ये जून से अगस्त सितंबर के आसपास ही होती है। ठीक है, तो वो क्यों? क्योंकि उनके पास है ही नहीं पानी, अब करें का वो। लेकिन इसमें से कुछ पौने ध्यान से समझिएगा, बस यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ पौने इधर से जब आ रही होती हैं, उत्तर पूर्व ये सब है ना, उत्तर पूर्व है, तो कुछ पौने बंगाल की खाड़ी के ऊपर से आ रही होती हैं, यहां से आ रही होती हैं। अब जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से आ रही होती हैं, उनके पास पानी होगा कि नहीं होगा? जिनके पास जो बंगाल की खाड़ी से आ रही है उनके पास पानी होगा, और ये पौने सीधे पहुंचती हैं तमिलनाडु। और जो झमाझम बारिश होती है तमिलनाडु में, भाई साहब ले पहली बार टंकी फुल मिली है, एकदम बंगाल की खाड़ी से भर के आ रहे हैं सारे। इसीलिए कहा जाता है तमिलनाडु में भयंकर बारिश कब होती है? उत्तर पूर्व मानसून के द्वारा होती है, जब वो लौट रही होती है। और ये कब लौट रही होती है? सितंबर के बाद। इसका मतलब तमिलनाडु में ज्यादातर बारिश कब देखने को मिलेगी? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बीच झमाझम बारिश मिलेगी। यही समझा रहे थे उतनी देर से तमिलनाडु वाला। तो इधर से जो जाती है वो बारिश नहीं कराती यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये वाली पवन या निकल जाती है सीधे, ऐसे निकल जाती है। बेचारा तमिलनाडु वाले ऐसे देखते रहते हैं बादल कहाँ जा रहा है, निकल गया ऊपर से, कह रहे भैया रुको रुको रुको, करा ना, वापस लौटेंगे 3 महीने बाद, तब तुम्हारे यहाँ बारिश होगी, अब इंतजार करो। ये होता है, ठीक है। तो उत्तर पूर्व मानसून का मतलब ये होता है। क्या हमारी बात समझ में आई? उत्तर पूर्व मानसून हर जगह बारिश नहीं कराएगा, जो स्थल से आएंगे वो बारिश नहीं कराएंगे, उनके पास पानी नहीं होता, इसीलिए आपको सितंबर के बाद बहुत कम बारिश देखने को मिलेगी। ठीक है, और जब ये इधर जो बंगाल की खाड़ी से आते हैं तो वो आपके इधर तमिलनाडु में करा देते हैं। एकदम टू द पॉइंट बता रहे हैं, माइंड में रखोगे, याद करोगे, क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं कभी। तुम मत पढ़ो सब ज्यादा, जितना बता दे रहे हैं उसको यहाँ बैठा लो, और छूट जाए क्वेश्चन तो बताना, लेकिन जितना बता रहे हैं वो ना भूल जाना बस। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात हो गई। तो दो चीजें हमने बता दी आपको, एक ग्रीष्म ऋतु वाला कॉन्सेप्ट बता दिया जब बारिश होती है, एक हमने आपको बता दिया शरद ऋतु वाला। असल में शरद ऋतु है उत्तर पूर्व मानसून, सितंबर से नवंबर तक के समय का है ये। बरसात ऋतु तो बता चुके, गर्मी ऊपर बता दिए, मार्च से हो जो आम वाली वर्षा हो रही थी। अब आते हैं शीत ऋतु, दिसंबर से फरवरी वाला।
ठीक है, दिसंबर से फरवरी वाला बड़ा मजा आएगा देखो, जब ठंड पड़ती है। शीत ऋतु, सूर्य कहां पहुंच चुका होता है? मकर रेखा पर। 21 दिसंबर, ठीक लंबवत। अगर नहीं है तो पुराना रिवाइज कर लीजिए। 21 मार्च, 23 सितंबर, सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है। 21 जून, सूर्य कर्क रेखा पर। और 21 दिसंबर, सूर्य मकर रेखा पर। सूर्य जिस जगह होगा वहां भयंकर गर्मी होगी, बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब हमारा है शीत ऋतु में, तो शीत ऋतु का मतलब आप समझ गए, दिसंबर का महीना चल रहा है, मतलब सूर्य कहाँ जा चुका है? सूर्य मकर रेखा पे जा चुका है। और अगर सूर्य मकर रेखा पे जा चुका है तो मकर रेखा की तरफ गर्मी होगी और हमारी तरफ ठंडी होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है, क्योंकि सूर्य अब हमारी तरफ नहीं है, सूर्य मकर रेखा पे जा चुका है। अब सूर्य मकर रेखा पे है तो वहां ठंडी है, हमारी तरफ सॉरी वहां गर्मी है, जहाँ सूर्य है हमारी तरफ ठंडी है। अब सीधा कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठंडी का मतलब हुआ टेम्परेचर डाउन। टेम्परेचर डाउन का मतलब हो गया हवाएं ठंडी। हवाएं ठंडी का मतलब दाब ज्यादा। तो हमारी तरफ की जो हवा है ऊपर की, अब ये भारी हवा हो गई, और जो मकर रेखा की तरफ की हवा है वो हल्की हो गई है। तो मकर रेखा की तरफ की हवा ऊपर जा रही है, हमारी तरफ की ज्यादा हो चुकी है, तो स्थान भरेगा, तो हमारी तरफ की सारी हवाएं जाएंगी उधर मकर रेखा की तरफ। तो कैसे जाएंगी? पूरा पार करते हुए जाएंगे हमारे पूरे स्थल को। तो इस तरफ का जो पूरा क्षेत्र है हमारा, ये वाला पूरा क्षेत्र पड़ता है, ये ऊपर वाला टेम्परेचर डाउन, प्रेशर ज्यादा। तो ये सारी हवाएं हमारी मिल करके नीचे की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हाई प्रेशर हो जाता है। जब हाई प्रेशर हो जाता है तो ये सारी हवाएं यहां से, उच्च दाब होता है इधर, क्यों? हवाएं ठंडी हैं, टेम्परेचर कम है, तो उच्च दाब से वो नीचे जाने लगती हैं। और क्योंकि इधर पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वत श्रृंखलाएं, सारी ठंडी हवाएं हैं, बढ़िया शीतलहर आएगी, क्या मजा आ जाएगा एकदम। हवा एकदम हिमालय से लेकर के चलती है सर, कहते हैं चलो चलते हैं मकर रेखा की तरफ। लेकिन मकर रेखा की तरफ कब जाएंगे? जब पूरा भारत क्रॉस करेंगे, ये पूरा भारत क्रॉस करती हैं, तब न जाएंगी मकर रेखा पर। इधर आपकी भूमध्य पड़ेगी, नीचे मकर पड़ेगी, यहाँ जाना है उसे मकर रेखा पर। वो तो तब जाएंगी ना जब इधर से हिमालय से आने वाली सारी हवाएं आपकी पूरे भारत को क्रॉस कर दें, तभी होके जाती हैं वो उधर, तब बढ़िया शीतलहर चलती है। यही है कॉन्सेप्ट। कि सर्दियों में ऐसा क्यों होता है? सर्दियों में इसलिए होता है क्योंकि सूर्य आपका मकर रेखा पे जा चुका होता है, और जब सूर्य मकर रेखा पे जा चुका होता है तो वहां गर्मी हो जाती है, और हम लोग की तरफ टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, सॉरी टेम्परेचर गिर जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है। तो हमारी तरफ हवा का दाब बहुत ज्यादा होता है ठंडियों में। हवा का दाब ज्यादा होने की वजह से यहाँ की सारी हवा मकर रेखा की तरफ जाने लगती है, और पूरा भारत शीतलहर की चपेट में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं, और क्योंकि ये हिमालय की तरफ से आ रही होती हैं पूरा इधर से ऊपर, इसलिए वो ठंडी होती हैं। एक टर्म और आता है, पश्चिमी विक्षोभ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पश्चिमी विक्षोभ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेस्टर्न डिस्टरबेंस, वेस्टर्न डिस्टरबेंस ये इधर से आती है।
ये इधर से आती है। भूमध्य रेखा जो पड़ता है आपका पश्चिमी विक्षोभ, ये भूमध्य रेखा के, भूमध्य सागर रेखा नहीं, भूमध्य सागर के ऊपर से आ रही होती है। और क्योंकि इनके पास भी जल होता है, क्योंकि सागर के ऊपर से आ रही होती है, अच्छा एक चक्रवात टाइप के भी होते हैं, तो ये आती हैं मेनली यहाँ बारिश करा देती हैं। पश्चिमी विक्षोभ से सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? पंजाब और हरियाणा में। ऊपर क्या होता है? ऊपर बर्फ पड़ जाती है, हिमपात होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं, फिर बताया, फिर उधर नहीं पहुंच पाती वो, तो यहाँ से टकरा करके जितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं यहीं से टकरा करके इसके नीचे बारिश करा देती हैं ये सब। तो पंजाब और हरियाणा पड़ जाता है इनके रीजन में, इसीलिए यहाँ बढ़िया बारिश होती है। और पश्चिमी विक्षोभ गेहूं के फसल के लिए, गेहूं की फसल के लिए बहुत उपयोगी है। पश्चिमी विक्षोभ गेहूं की फसल के लिए बहुत उपयोगी है। तो जो पश्चिमी विक्षोभ है उसकी वजह से बारिश होती है, जो भूमध्यसागर की तरफ से आ रही होती है, सर्दियों में ही होता है ऐसा। ये जब ऊपर से आ रही होती है तो पंजाब हरियाणा में बारिश कराती है, लेकिन ऊपर के रीजन में लद्दाख वद्दाख में बर्फबारी हो जाती है, हिमपात पड़ने लगता है, भयंकर ठंडा होता है। लेकिन बारिश वो कराती है पंजाब और हरियाणा में। 3 पॉइंट बताए, बहुत सिंपल। एक बताया दक्षिण पश्चिम मानसून, एक बताया है उत्तर पूर्व मानसून, और एक बताया है पश्चिमी विक्षोभ। 3 बातें आपको ध्यान रखनी है मेन में। तमिलनाडु में वर्षा किस मानसून की वजह से होती है? पहला ऑप्शन दक्षिण पश्चिम मानसून, दूसरा ऑप्शन उत्तर पूर्व मानसून, तीसरा ऑप्शन पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिम विक्षोभ एक बार और बता दीजिए। देखो, पश्चिम विक्षोभ का मतलब जो पश्चिम से आती हैं। अरे ये भारत है, अगर अगर ये भारत है तो पश्चिम यही इधर ही पड़ेगा ना, पश्चिम वाला, क्योंकि भूमध्य सागर इस तरफ है, बिल्कुल वो हम बहुत ऊपर बनाए हैं। भूमध्य सागर इस तरफ से ऐसे करके आती हैं पौने, इस तरफ से। तो पश्चिमी विक्षोभ का मतलब ये होता है कि वहां से कुछ हवाएं चल रही होती हैं भूमध्य सागर के ऊपर से, वो कहीं और जाना चाहती हैं लेकिन डिस्टर्ब हो जाती हैं, और वो हमारे भारत की तरफ मुड़ जाती हैं। भारत की तरफ मुड़, क्योंकि उसके रास्ते में भी तो पर्वत आते हैं, हिंदू कुश की पहाड़ियां आती हैं, वो सब आती हैं ऊपर, इधर हिंदू कुश की पहाड़ियां वगैरह आ जाती हैं, डिस्टर्बेंस होता है, वो भारत की तरफ मुड़ जाती हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ क्योंकि पश्चिम से आ रही होती हैं, और ये बारिश कराती हैं पंजाब और हरियाणा में, जो गेहूं की फसल के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, इतनी सी बातें थी हमारी। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत, पंजाब हरियाणा दिल्ली एवं पश्चिमी यूपी में कुछ वर्षा होती है, गेहूं की कृषि के लिए लाभदायक। इनकी उत्पत्ति मुख्यतः भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर में होती है, जो उधर पड़ता है भूमध्य पश्चिमी विक्षोभ की। ठीक है। भारत के निम्न में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? शीतकाल मतलब वही ठंडी में। तो देखो, उत्तर पश्चिम में होगी और दक्षिण पूर्व में होगी। अब ये शब्द अगर नहीं समझ में आ रहा, बहुत सिंपल समझिएगा। अगर ये शब्द नहीं समझ में आ रहा तो हम समझा देते हैं आपको। जहां समझिएगा, शीतकाल में वर्षा भारी वर्षा दो जगह देखने को मिलेगी। पहला इधर, दूसरा इधर। शीतकाल में वर्षा दो जगह देखने को मिलेगी।
यही पॉइंट है, यही क्वेश्चन आता है। शीतकाल यानी ठंडी में वर्षा कहाँ देखने को मिलती है? पहला, उत्तर पश्चिम में, पंजाब हरियाणा, दिल्ली, और दक्षिण पूर्व में। तमिलनाडु। शीतकाल में बरसात दो जगह भारी वर्षा देखने को मिलती है। पहला, उत्तर पश्चिम एरिया में। उत्तर पश्चिम एरिया जो कि आपका ये उत्तर पश्चिम एरिया पड़ेगा, तो ये पड़ गया उत्तर पश्चिम एरिया, जो इधर का एरिया पड़ता है। और ये उत्तर पश्चिम एरिया में क्या पड़ेगा? पंजाब हरियाणा। और ये किसकी वजह से होगा? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। दूसरी वर्षा कहाँ होती है आपकी? दक्षिण पूर्व, तमिलनाडु जो पड़ता है, ये वाला एरिया, क्योंकि ये दक्षिण पूर्व में आ जाएगा आपका, तो ये दक्षिण पूर्व में पड़ता है तमिलनाडु। तो शीतकाल में दो जगह वर्षा भारी होती है, लेकिन मानसून ध्यान रखेगा, तमिलनाडु वाला जो पड़ता है वो उत्तर पूर्व मानसून से होता है, जो इधर से लौट के आती है, और ये होती है पश्चिमी विक्षोभ से। यही पॉइंट लिखा हुआ था जो हम आपको बता रहे थे, ध्यान से पढ़ लीजिए इसको। भारत के निम्न में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? दो जगह, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व। ये तमिलनाडु हो गया, ये पंजाब और हरियाणा हो गया। अब पंजाब हरियाणा में किसके कारण होता है? पश्चिम विक्षोभ के कारण। और तमिलनाडु में किसके कारण होता है? उत्तर पूर्व मानसून के कारण। सब समझा दिया हमने, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सब क्लियर कर दिया हमने। ठीक है, चलिए। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कुछ पूछना है बिल्कुल पूछ सकते हैं आप। थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।
है ये पीडीएफ में, दोबारा व्हाट्सएप में जो शेयर किए थे उसमें है। बाद में देखिएगा, 2-3 दिन पहले एक पीडीएफ शेयर किया है हमने। क्वेश्चन नंबर 1, सभी सामने आइए फटाफट, सोलिए, बहुत सोलिए। एक भी वीडियो ऑफ ना रहे। ये कहाँ है ये सब? रजनी, अन्नू, हिमतेश, रियलमी, विनय, सूरज। एक भी अगर गायब हुआ, देख रहा हूं मैं जितने कनेक्ट हो ना, कल ज्वाइन ही नहीं होने दूंगा। पहला क्वेश्चन पूछा है उसने, थर्ड वाली डीपीपी है आपकी। पश्चिमी मौसम विक्षोभों के कारण वर्षा होती है, जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस है। किस पे रिप्लाई देना है? हमारे वाले पे, होस्ट वाले पे, द इंजीनियर्स। वो होस्ट पे नहीं देना है, होस्ट वाले पे देना। पंजाब और हरियाणा, ठीक है। निम्नलिखित में से वे दो राज्य कौन से जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आते हैं? प्रायः चक्रवात आते हैं, लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आते हैं। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। अब आप सोचोगे सर ये तो आपने बताया नहीं। देखिए, बताया है, समझने का फेर है। देखिए क्या हुआ था, जब ये वर्षा
नॉर्थ ईस्ट से आती है, ये उत्तर पूर्व से जब इधर से आती है, जब इधर से ये नॉर्थ वाली आ रही होती है, इधर वाली, ये वाली जो आ रही है, लौटता मानसून, तो ये स्थल वाले भाग से आगे बढ़ती है ना। अब स्थल वाले भाग से अगर ये आगे बढ़ती है तो अब इसके पास वाटर थोड़े ना होता है, वाटर तो इसके पास है, पानी इसके पास है ना, और ये जो पानी वाला है वो तो यहाँ पहुंच गई है तमिलनाडु में, तो ये वाला जो एरिया होता है, इधर वाला एरिया, अब ये आंधी तूफान वाला होता है। क्यों? हवा तो चली रही है, पानी है नहीं, स्थल भाग से आ रही है, तो ये आंधी तूफान करती हैं, इसलिए उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की तरफ हमें आंधी तूफान देखने को मिलेगी, लेकिन जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से आ रहा होता है वो तमिलनाडु में बारिश कराता है। इसीलिए जब लौट रहा होता है मानसून तो तमिलनाडु में ही मेनली बारिश होगी, बाकी सब जगह आपको तूफान टाइप का दिखता है, चक्रवात हवा वगैरह। दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु क्यों सूखा रहता है? पीछे क्लास में बताया था, ये सूखा क्यों रहता है, क्योंकि तमिलनाडु वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। कल हमने इस चीज को डिफाइन किया था जब कल क्लास हुई थी। तो वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? जब कोई पहाड़ी होती है, उस पहाड़ी में जिस तरफ से पवन आ रही होती है इधर से, अगर ये पहाड़ी बहुत ऊंचाई पर है, बहुत ऊंचा है, तो ये पवन जिसके पास बादल होते हैं वो ज्यादा उधर नहीं जा पाती और इसी तरफ बारिश हो जाती है, इसी तरफ ये बारिश करा देती है पवन, तो ये मूसलाधार बारिश होगी। और इसका जो दूसरा वाला क्षेत्र है इस तरफ, ये क्या हो जाएगा? वृष्टि छाया। इसीलिए ये भाग केरल का था, तो केरल में झमाझम बारिश हुई थी, लेकिन तमिलनाडु में, क्योंकि बीच में पड़ती है नीलगिरी की पहाड़ियां, ये सब पहाड़ियां हैं नीलगिरी वाली, तो इस तरफ तो बारिश होगी, इस तरफ नहीं होगी, ये है रीजन। तो तमिलनाडु आपका वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ जाता है। तो तमिलनाडु सूखा क्यों रहता है दक्षिण पश्चिम मानसून? क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून आपका यहाँ से एंटर करता है ना, दक्षिण पश्चिम मानसून। अब दक्षिण पश्चिम मानसून जैसे ही आता है तो केरल में जो पहाड़ियां हैं, कार्डमम पहाड़ी है, नीलगिरी है, तमिलनाडु की तरफ आपका अन्नामलाई पड़ता है, ये इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं कि वो वहीं टकरा करके केरल साइड में करा देता है। और दूसरी साइड जिस साइड बारिश नहीं हो पाती उसे कहते हैं रेन शेडो एरिया, यानी कि वृष्टि छाया प्रदेश, रेन शेडो एरिया, वृष्टि छाया प्रदेश। इसलिए तमिलनाडु में जाते वक्त बारिश नहीं होती, तमिलनाडु में लौटते वक्त बारिश होती है, वापस जब आ रहा होता है तब होती है बारिश। वही क्वेश्चन पूछा था। तमिलनाडु सूखा क्यों रहता है? वृष्टि छाया है। किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है? टाइप फटाफट, किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है? कंचन, विनय, निधि, शिवरतन, सहीम। सर खांसी में होती है सर, सर खांसी में होती है, बिल्कुल खांसी में ही होती है। सुंदर मैंग्रोव कहाँ पाए जाते हैं? डेल्टाई, वेस्ट बंगाल। नीलगिरी पहाड़ी, ये लिखा है नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ियों पे मुख्यतः क्या मिलता है? यूकेलिप्टस। नीलगिरी पहाड़ियों में यूकेलिप्टस मिलता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सदाबहार वन वहां होते हैं जहां भारी वर्षा होती है, और भारी वर्षा केरल में होती है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। वन महोत्सव किससे संबंधित है? वन महोत्सव मतलब हमें संरक्षण करना है, पेड़ों को बचाना है। के एम मुंशी ने शुरू किया था पौधों का संरक्षण, के एम मुंशी द्वारा, 1950। कुछ याद आया? कृषि वाला चैप्टर शुरुआत में ही पढ़ाए हैं, एग्रीकल्चर, जिस टॉपिक पढ़ाए थे, दो चीजें पढ़ाए थे, वन महोत्सव, चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड वाला, 1960 के आसपास, 70 के आसपास, और आपको के एम मुंशी वाला याद नहीं है आप लोग को। वन रोपण प्रक्रिया, वन रोपण क्यों किया जाता है?
और पेड़ लगाना, वनरोपण का मतलब है और पेड़ लगाना, बी ऑप्शन। वनरोपण मतलब और पेड़ लगाना। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान बताया है स्टूडेंट, फटाफट टाइप करिए। केंद्रीय औषधि संस्थान कहाँ पर है भारत का? वनस्पति वाले चैप्टर में भारत का केंद्रीय औषध संस्थान कहाँ पर है? कल वाली क्लास जो हुई थी वनस्पति वाली और मिट्टी वाली, कृषि, मिट्टी और एक वनस्पति, 3 चैप्टर हो चुके हैं। केंद्रीय औषधि संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ। औषधि संस्थान बोटेनिकल गार्डन है और वो भी है लखनऊ में है। जून के महीने में मानसून का फटना इशू कर रहा है। अच्छा, डीपीपी सभी के पास है ना ये वाली? ठीक है ना, ये डीपीपी आप सबको मिल चुकी है ना? ओके। तीनों चैप्टर अगर डीपीपी 3 सॉल्व करनी है, अगर डीपीपी 3 सॉल्व करनी है, आपको 3 चैप्टर याद करने पड़ेंगे तभी डीपीपी 3 सॉल्व होगी। कृषि वाला, वनस्पति वाला और मिट्टी, साथ में जलवायु जो आज पढ़ाया है। ये 4 टॉपिक के क्वेश्चन इस सीट में हैं। कृषि, एग्रीकल्चर, वनस्पति, मिट्टी और जलवायु, ये 4 चैप्टर के क्वेश्चन इस सीट में हैं। चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आप लोग अपना घर पे ट्राई करिएगा, रिवाइज करिए, नोट्स में है। जो दूसरा वाला देखिए, रिवाइज किससे करोगे? जो सेकंड वाली डीपीपी भेजी आपको, पूरा पहली वाली नहीं, जो सेकंड वाली भेजी है अभी कुछ दिन पहले हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा है, कृषि वाला है समथिंग, इससे रिवाइज करोगे। बात समझ में आ रही है? अरे कुछ कह दो भैया, हाँ ना कुछ कह दो। हाँ, तुम लोग तो ऐसे मूर्ख बने रहते हो। लेक्चर अपलोड नहीं हो रहा तो तब तक आप नहीं हो पा रहा है तो आप क्या काम करेंगे वो हम बता रहे हैं। क्या करेंगे बताओ? लेक्चर अपलोड नहीं हो रहा तो आप लोग क्या करेंगे? जो दूसरी डीपीपी भेजी है हमने, फिर से कह रहे हैं, पढ़ डालो उसको। पहली वाली नहीं, वो जो कंबाइंड है वो नहीं, दूसरी वाली जो भेजी है जिसमें कृषि है, जलवायु है, मिट्टी है, सिंगल सिंगल सब पढ़ डालो उस पूरे पॉइंट को। इस वाले की बात कर रहे हैं हम, ये वाले डीपीपी की। अब व्हाट्सएप में देखिएगा, सॉइल, मिट्टी, क्यों? ये टू द पॉइंट हमने इस फिर से रिफाइन किया है। जो पुराना नोट्स था उसको फिर से टू द पॉइंट एसएससी के लिए रिफाइन किया, केवल आपके लिए, जो आपके लिए जरूरी था, क्योंकि उसमें बहुत कुछ है, वो आपकी काम का नहीं है। अब उसमें कृषि में बहुत सारी चीजें हैं। अब चावल के लिए उन्होंने सारी प्रजातियां दे रखी हैं, तो वो सब है। अब प्रजातियां याद करके आपके किसी काम का नहीं है, नहीं आता आपके में, एक दो आता है बस, सिंपल, परेशान रहोगे अलग। तो आपको
ये वाली शीट याद करनी है जो हमने व्हाट्सएप पे किया है, इसका एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। खनिज वगैरह जितना लिखा हुआ है सबको पढ़ डालो एक एक करके, सब पढ़ डालिए। ये केवल आपके एसएससी के लिए ही हमें अलग से करना पड़ा, नहीं तो हमारे नोट्स तो पहले से ही थे। ठीक है, तो आपका नहीं हो रहा वीडियो अपलोड, परेशान बिल्कुल मत हो। सॉइल है, रट डालो इसको, चाहे इसका शीट निकाल लो प्रिंट करके। सॉइल के बाद आपका अगला चैप्टर शायद इसमें है वनस्पति, भारत के वन। ठीक है, पर्णपाती वन वाला है। और इसमें फिर आपका कौन सा है, वनस्पति के बाद एक है कृषि, एग्रीकल्चर। और चौथा इसमें जो पॉइंट है जो आज पढ़ा रहे थे, जलवायु। ये जलवायु, इस शीट को निकलवा लीजिए, पूरा पढ़ डालिए, वीडियो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस पूरे को निकलवा करके पूरा पढ़ डालिए। हाँ, जलवायु वाले के लिए जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसमें मैप नहीं है, तो इसमें जो वीडियो से समझाया है उसके लिए जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मैप नहीं बना है। ठीक है ना, बाकी सब में मैप बनाया था हमने, उसमें मैप नहीं है। तो जब तक वीडियो नहीं अपलोड हो रहा तब तक आप नोट से पढ़िए, पीडीएफ इस वाले से, पुराने वाले से नहीं। देखिए 3-4 चैप्टर हमने बता दिया, ये पुराने वाले से नहीं पढ़ना है जो पिछला वाला भेजा है। सॉइल, कृषि, एग्रीकल्चर और जलवायु, आपको जो नया वाला पीडीएफ भेजा है इससे पढ़ना है। बाकी जितने पॉइंट्स है वो पुराने वाले से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये 4 आप इसी से नोट से पढ़ेंगे, पुराने वाले से आपको फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसको रिवाइज करिए और रिवाइज करके अपना डीपीपी सॉल्व करिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा 3 वाला। अगर आपने ये डीपीपी, ये सीट पढ़ ली जो भेजा है, ये डीपीपी पूरा सॉल्व हो जाएगा और सारे कंफ्यूजन दूर। चलिए ओके, थैंक यू एवरीवन, कल फिर मिलते हैं। कोशिश करते हैं मानसून जल्दी आ जाए। ठीक है, तो आ रहा होगा बेचारा, कहीं टंकी उनकी खाली हो गया होगा, क्या करें, कहीं कहीं ना कहीं करा देता। अब एक दिन कराया ना भाई, झमाझम बारिश एक दिन हुई ना, वो भी कहता है चलो एक दिन करवा तो दिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।